आगे बढ़ते हैं कुछ। अब देखो वर्क डन तो हमने पढ़ लिया, तो किसी भी सिस्टम पे वर्क डन होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो एक हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये क्या बोलती है कि अगर किसी भी सिस्टम पे बाहर के फोर्सेस से वर्क डन हो रहा है, बाहर से कुछ वर्क डन कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है, उससे वर्क डन हो रहा है, तो वो क्या कर देगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम गाड़ी खड़ी है तो धक्का मारो, तुम काम कर रहे हो ना उसके ऊपर, तो तुमने वर्क किया, वो कहाँ चला गया वर्क, क्या कर दिया उसने, काइनेटिक एनर्जी को, गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बस यही बोलते हैं। तो लिख लो इसमें, इसको हम प्रूफ भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये थ्योरम लिख लो, साथ में लिख लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, चेंजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक बॉडी, दो बॉडी या कुछ और। तो देखो वर्क डन क्या होता है, हमने पढ़ा वर्क डन इज इक्वल टू, ये तब लगता है फॉर्मूला जब फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट ना हो तो ये लगता है एफ डॉट डी आर। एक जैसी चीज़ है ये, और कुछ नहीं है। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, वरना तो सीधा लगाते हैं एफ डॉट आर। ये वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब ये वर्क डन क्या है, किसका वर्क डन, जो बाहर से लग रहा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो गया, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, नेट फोर्स है ना ये, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, डॉट डी आर, ऐसे लिख लिया। अब एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी आर। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, हाँ ठीक है। तो अब ये इधर आ गया, डी आर कट गया, क्या बचा, एम बाहर आ गया, वी डी वी एम वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ, इंटीग्रेशन ये बताओ, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, याद है उसका फॉर्मूला, कुछ याद है, एक्स की पावर एन होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन, ये याद है कि नहीं है, याद है, ये यही लगाना है। अब यहाँ पे x की जगह v आ गया, और क्या, v की पावर कितनी है, v की पावर बोलो, n कहाँ लिखा हुआ भाई, कितनी है v की पावर, 1 है, तो 1 प्लस डाल दो ना उसमें फॉर्मूले में, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो v की पावर 2 अपॉन 2 n प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा v की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कहीं से इनिशियल से फाइनल तक कुछ जोड़ते हैं, वही जोड़ रहे हैं हम। ये हो जाएगा इनिशियल u, फाइनल u v। अब इसको ऐसे लिखना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना, हो गया ये m v स्क्वायर, ऊपर वाला रखेंगे, ऊपर इंटीग्रेशन जब करते हैं ये लिमिट कैसे रखते हैं, ऊपर वाले को रखो यहाँ पे v की जगह पे, तो v स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर बाई 2, माइनस नीचे वाले को रखोगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर बाई 2, किया ना एग्जाम्पल, माइनस u स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है।
तो ये देखो क्या चीज़ है, ये हाफ एम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये इनिशियल, तो उसको ऐसे लिख देना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, याद रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है, लिख लो उसको, थ्योरम की डेरिवेशन ही हो गई छोटी सी। ठीक है, हो गया भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं सीधा, और कुछ नहीं है। देखो, एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट h है, यहाँ से 1 2 3 बॉल फेंकी है। ठीक है, एक को ऐसे फेंका यू, मतलब किसी एंगल पे थीटा। ठीक है, और एक को सीधे फेंक दिया हॉरिजॉन्टल, और एक को ऐसे फेंका नीचे, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा नीचे ऐसे यू। तीनों की स्पीड सेम है, बस अलग अलग डायरेक्शन में फेंका। एक को ऐसे फेंका ऊपर एंगल पे ऐसे, एक को सीधा फेंका और एक को नीचे। ठीक है, तीनों का मास m है, तीनों बराबर, तो कहीं पे पहुंचेंगी ज़मीन पे। क्यों भाई, ज़मीन पे पहुंचेंगी ना, तो हमको बताना है कि इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी। अब तुमको इसका यूज़ करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकता है, कहाँ से, मोशन इन अ प्लेन वगैरह वो सब पढ़ा है हमने, लेकिन तुमको इसका यूज़ करके निकालना है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम करो, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स। ये एक ही हो गया, एक और देता हूँ।
ठीक है, ये करो, चलो ये वाला करो पहले। अभी हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ पहले। ठीक है, ये करो। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये लो, ठीक है, इसका मास ले लो 1 किलो, 1 किलो का डब्बा। इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा, देखो यहाँ से बॉल डब्बा छोड़ा, फिसल के नीचे आएगा, फिर यहाँ पे कुछ मिला उसको, सरफेस जो फ्लैट सरफेस है वो रफ़ है, तो यहाँ पे जाएगा और फिर चढ़ जाएगा। तो बताना है कि ये यहाँ पे कहाँ तक चढ़ेगा, ये हाइट बतानी है, h कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। चलो करो, चलो मैं बता देता हूँ। ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा। देखो यहाँ से बॉल को फेंका, यू से किसी भी एंगल पे फेंका है, ठीक है, वो ऐसे करके जाएगी बॉल, ऐसे करके गई। फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल ये। हमें वर्क डन निकालना, वर्क डन बाय mg। mg कैसा लगता है नीचे, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा ना mg, फोर्स कांस्टेंट है। तो वर्क डन बाय mg, एक ही तो फोर्स लग रहा है, क्या हो जाएगा फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बताया था ना क्या फॉर्मूला लगता है, एफ डॉट आर, एफ आर कॉस थीटा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट आर लगाओ सीधा, एफ आर कॉस थीटा। एफ क्या चीज़ है, फोर्स ये रहा। एम जी डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना पड़ेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। उसको कुछ मान लो यार, आर मान लो, ठीक है। एम जी कैसा लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, क्यों, एम जी नीचे लग गया। एम जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है वो भी नहीं पता, क्यों नहीं पता ना, कुछ ले लो, अल्फा ले लो, चलो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एम जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, हाँ कॉस अल्फा, क्यों सही है कि नहीं। अरे फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट आर, इसको लिखो एफ आर कॉस थीटा, जो भी एंगल उसके बीच में, एफ और आर के बीच में। एम जी ये रहा, डिस्प्लेसमेंट आर है, वो हमें पता नहीं है, और उसके बाद साथ में क्या, इन दोनों के आर और एम जी के बीच में कितना एंगल है, अल्फा। तो क्या लिखें, कॉस अल्फा,
ठीक है भाई, इससे तुम कुछ सीखने वाले हो यहाँ पे। देखो आर नहीं पता, अल्फ़ा भी नहीं पता, लेकिन आर कोस अल्फ़ा पता है। ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये जो नीचे जा रहा है, ये ऐसे करके ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है कि नहीं। तो इसमें ये एच तो दे रखा है ना, एच दे रखा है। कॉस अल्फ़ा बताओ इस ट्राइंगल में क्या होगा, कॉस अल्फ़ा बोलो। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। बेस क्या है यहाँ पे, ये रहा एंगल के साथ वाला बेस होता है कि नहीं होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच अपॉन आर। सही है कि नहीं। तो कॉस अल्फ़ा आ गया, यहाँ डाल दो, क्या हो जाएगा, एम जी, अरे आर एच अपॉन आर, आर कट गया, क्या आ गया, एम जी एच आ गया। कितना सिंपल है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, ठीक है भाई, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आया समझ में, क्या समझ में नहीं आया। अच्छा ये समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। एफ क्या है बताओ, एफ कितना है फोर्स, कितना लग रहा है उस बॉल पे फोर्स, जो बॉल ऐसे जा रही है, एम जी लग रहा है ना, ये है फोर्स, ये है हमारा फोर्स। साथ में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बॉल यहाँ से उड़ के गई कहीं तो जाएगी ज़मीन पे, तो उसको इनिशियल और फाइनल को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट, वो आर ले लिया हमने, ये सीधा जोड़ दिया, आर ले लिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। आगे बढ़ जाओ, कॉस, फिर ये कॉस थीटा, मतलब जो भी उसके बीच में एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में एंगल मैंने मान लिया अल्फा, कॉस अल्फा हो गया। कॉस अल्फा ट्राइंगल से निकालो ना, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ेगी नहीं, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज पढ़ाई कि नहीं है, बस वही लगाना है, ये आ गया बेस अपन हाइपोटेन्यूज, एच बाय आर, एच ये कॉस अल्फा डालोगे तो आर कट जाएगा, एच बाय आर डालोगे तो आर कट गया, तो एम जी एच आ गया ये। लेकिन वीडियो जाके देखना पहले, वर्क डन कैसे निकालते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। आ गया भाई, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया, बाकी बॉलों का बताओ, बाकी बॉलों का क्या होगा वर्क डन, क्यों, तुम ये बताओ कि मैंने अगर ये जो यू फेंका था किसी एंगल पे फेंका था ना, वो एंगल तो इसमें आया ही नहीं, इसका मतलब क्या, मैं किसी भी एंगल पे फेंकूंगा तो, मैं नीचे फेंक दिया, टेढ़ा मेढ़ा फेंक दिया, कहीं तो पहुंचेगा वो। तो इस पूरे फॉर्मूले में ना इसका एंगल आया, ठीक है, और ना ही उसकी स्पीड का कोई मतलब है कि स्पीड कितनी है। वर्क डन बाय एम जी, फोर्स कांस्टेंट है ना, मैंने तुमको एक चीज़ बताई होगी कि ऐसा भी हम लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एनी कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन। जैसे मान लो फोर्स लग रहा है और ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो भाई फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो उधर यहाँ से बॉल उड़ के नीचे गई, ठीक है, तो फोर्स नीचे लग रहा है, तो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की डायरेक्शन में कितना चली बॉल, कितना चली, अरे चली, एम जी तो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन में बॉल कितना चली, कितना चली, ऐसे चली, जैसे मान लो कि यहाँ से एक ट्राइंगल है, एक डब्बा यहाँ से छोड़ा तो फिसल के नीचे पहुँच गया, ठीक है, इसकी हाइट है कुछ मान लो h और ये l मान लो इसकी ये लेंथ है, बॉल ऊपर से नीचे गई तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चली, h चली ना नीचे, और हॉरिजॉन्टल में कितना चली, यहाँ पे देखो ये बॉल जो भी गई हॉरिजॉन्टल में कितना चली वो तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, वर्टिकल में कितना चली h, वही है ये। तो अब याद रखना कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन निकालना है तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में कितना चला वो सीधा मल्टीप्लाई कर दो mgh, ठीक है, याद रह गए। अभी इसमें बॉल बहुत टेढ़ी में, जैसे इसमें टेढ़ी चल रही है, याद रहेगा, इसमें कर लोगे, आए समझ में। तो मतलब वर्क डन क्या निकला हमारा mgh, तीनों केसेस में बराबर वर्क डन निकलेगा, कैसे भी फेंक लो तुम, फोर्स, दूसरी बॉल पकड़ लो, दूसरी बॉल को हमने ऐसे फेंका था,
उसका उस पर कितना फोर्स लगेगा mg, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी r ले लो, उसका भी कुछ अल्फा अल्फा बीटा होगा कुछ एंगल, उसको भी कॉस अल्फा ले लो। फिर दोबारा से हम जैसे मान लो इसी में हमने ऐसे फेंका तो ये ऐसे करके गया, ऐसे करके मान लेते हैं ऐसे करके गया, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका कुछ एंगल होगा, उसको भी बीटा मान लो। फिर यहाँ पे आ जाएगा r1 कॉस बीटा, फिर हम कॉस बीटा को भी लिखेंगे h/r1 करके, यही सब आएगा। तो अब तुम याद रखोगे कि अगर फोर्स कांस्टेंट है और बॉडी मतलब उस पर वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो कि फोर्स की डायरेक्शन में कितना बॉडी कितनी चली, बस यही देखना है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, नहीं है तो फिर तो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो अब वर्क डन तो आ गया, एक ही तो वर्क डन था, एक ही फोर्स लग रहा था ना बाहर से, वर्क डन आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और क्या बोलते हैं थ्योरम, क्या बोलती है? बोलती है कि कहाँ लिखे हैं, ये लिख दूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना, हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा था हाफ एम वी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो ये लो डेल्टा के ई हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी जो भी है मतलब उसकी स्पीड, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तीनों केस में तो क्या है, एम जी एच डालो यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, बाकी तो ये तो दे ही रखा है हमको, यू तो इनिशियल वेलोसिटी है, यू इनिशियल स्पीड, वो ये रहा, वो तो सब दे रखा है, मास वास भी दे रखा है, कुछ उठा के इधर ले आओ, अच्छा मास तो कट ही जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये, प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो m तीनों में आगे कॉमन लेके कट रहा है, m कट गया, क्या बचा, जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 प्लस इज इक्वल टू, अरे क्या लिख दिए, वी स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2gh प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अरे कैलकुलेशन अगर नहीं आती तो बड़ा सीख लो, ठीक है, कैलकुलेशन। अब तुम्हें ये नहीं समझाऊंगा कि ये 2 कैसे गया, ये कॉमन कैसे आया, तो बताना चाहिए। ये आ गया, अब रूट ले लो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट यू स्क्वायर प्लस, रूट कैसे लेना है, स्क्वायर कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब पता होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। आए समझ में, कॉमन वॉमन कैसे काटा ये, हाँ। तो देखो वर्क डन सबका सेम है, तीनों बॉल का सेम है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो भी सबकी सेम है, हाफ एम यू स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही हो जाएगी। तो अब देखो v तीनों केस में यही आ रहा है, तीनों केस की जो स्पीड होगी वो सेम है, सेम। वो अलग बात है कि डायरेक्शन अलग अलग है, कोई ऐसे भाग रहा है कोई वैसे भाग रहा है, तीनों का पाथ अलग है, क्योंकि वो किसी को ऊपर फेंका है किसी को नीचे, लेकिन स्पीड नीचे जाके क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। अब ये करो, ये खुद करो, इसमें भी वही करना है। इनिशियल पॉइंट क्या लोगे बताओ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ये समझ लो कि रेस्ट पे था, रेस्ट पे, और उसको छोड़ दिया, रेस्ट पे था तो छोड़ दिया उसको, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा, ऐसा फिसलेगा और ये ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना ऊपर चढ़ेगा वो बताना। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, कर सकते हो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कुछ नहीं करना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, निकालो। ठीक है, तो बाहर से क्या फोर्स लग रहा है, mg, एक और फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन उसका वर्क डन नहीं होगा कुछ, उसको बताऊंगा अभी। mg लग रहा है नीचे, और यहाँ से वो नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
20, तो एम जी इंटू 20। तुम ऐसा भी कर सकते हो, नीचे लग रहा है, नीचे लग गया एम जी और इसी डायरेक्शन में वो 20 हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट, तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट 20 इंटू कॉस, कितना एंगल इनके बीच में 0, कॉस 0 1 होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एम जी इंटू 20 आ गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम जी इंटू 20। अरे सही है, ठीक है भाई, हैं ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अभी और भी चल रहा है वर्क डन, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ ना कुछ वर्क डन होता है बीच में, यहाँ का वर्क डन निकालते हैं। प्लस यहाँ पे डब्बा पहुँच गया, ठीक है, इस पे क्या लग रहा है, इस पे एम जी भी लग रहा है, रिएक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, क्यों, एम जी नीचे लग रहा है और बॉल कहाँ जा रही है आगे, दोनों के बीच में एंगल, डिस्प्लेसमेंट और एम जी के बीच में एंगल 90। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, एफ आर कॉस थीटा, इस थीटा में 90 डाल दो, कितना हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू, बोलो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो एम जी जो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में 90 है ना, तो इसका वर्क डन क्या होगा, 0 हो गया। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, वर्क डन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी तो 90 है, कॉस 90 0, ठीक है। तो इनका तो वैसे ही वर्क डन 0। सेम कहानी यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगता है, तो परपेंडिकुलर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों परपेंडिकुलर, तो वो वर्क डन बाय वो नॉर्मल रिएक्शन वो भी 0, ठीक है। इसीलिए मैंने सिर्फ एम जी ले लिया। यहाँ पे किसका फोर्स किसका वर्क डन होगा बताओ, फ्रिक्शन का, ठीक है। बाकी नॉर्मल रिएक्शन और एम जी का वर्क डन कितना है, ठीक है भाई, तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन लग रहा है एफ इंटू कितना चला ये 2 मीटर, ठीक है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, आगे हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट इधर है फ्रिक्शन पीछे है, कितना एंगल है 180 हो गया, ठीक है, कॉस 180, ठीक है। प्लस एक और वर्क डन, ये भी तो ऊपर जा रहे हैं बॉडी, कौन सा फोर्स लगेगा, एक एम जी लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0, क्योंकि वो भी तो परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो सिर्फ एम जी लगेगा। तो एम जी कैसे लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है ऊपर हो रहा है, ऊपर। तुम्हें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना, उसका कोई रोल ही नहीं है, उसके कोई वर्क डन नहीं होता। एम जी की डायरेक्शन में या तो एम जी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी से वर्क डन होगा, ठीक है। तो कितना ऊपर चला वो एच गया ना ऊपर, ठीक है। तो अब एम जी इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है एच, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 कॉस 180। तो एम जी नीचे लग रहा है, तो बॉडी या तो क्या टेढ़े मेढ़े जैसे भी गई, या तो नीचे का डिस्प्लेसमेंट देखना है, नीचे हो रहा तो नीचे का देखो, ऊपर हो रहा तो ऊपर का देखो, ठीक है। और उनके बीच में एंगल देख लो, जो नीचे है तो क्या हो जाएगा वो cos 0, और ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो cos 180, ठीक है। ये है भाई जो वर्क डन हो रहा है, निकाल लो उसको। एम जी कितना हो गया 10 इंटू 20 प्लस फ्रिक्शन का फॉर्मूला, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन, म्यू कितना है 0.2 और एन कितना है, एन और एम जी बराबर है ना, एन इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई भी नेट फोर्स नहीं है, एन की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। एम जी कितना है 10, म्यू एन इंटू 2 हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट ये वाला, इंटू कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, इसको भी याद रखो। आगे बढ़ जाओ, ये एम जी एम कितना है 1, तो 10 हो गया, 10 इंटू एच और कॉस 180 की वैल्यू -1,
इसको निकालो, ये होगा 200 और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 4, सही है कि नहीं, ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा -10H, ये आ गया पूरा वर्क डन। तो ये आ गया 196 -10H, ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है भाई, अब ये किसके बराबर होता है बताओ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही होता है ना, यही बताया था। जो भी तुम्हारा वर्क डन आ रहा है, टोटल वर्क डन, वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे बताओ, जब बॉल यहाँ, जब डब्बा यहाँ पहुँच जाएगा तो कितनी होगी इसकी स्पीड? 0 होगी, क्योंकि अब यहाँ पहुँच गया ना, उसके बाद तो वापस आएगा, जैसे वो झूलता है ना, झूला ऐसे करके, तो डब्बा यहाँ फिसल के वहाँ पहुँच गया, फिर वो वापस ही तो आएगा, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? 0। और यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों 0, तो 0 - 0 0, तो ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकालो 10H = 196, H की वैल्यू 19.6, तो 19.6 मीटर चढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात है। अब ये करो, ये करो, ये भी तुम कर सकते हो, ट्राई करो, निकालो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे? mg और क्या बताया था अभी? नॉर्मल। नॉर्मल तो तब लगता है ना जब किसी सरफेस से टच होता है। क्या लग रहा है बोलो? हाँ, फ्रिक्शन, वो हवा का फ्रिक्शन। कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? मोशन के अगेंस्ट ही लगता है, ऊपर जो भी। खैर वो सब तो पता करने की जरूरत नहीं है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, एक तो mg का वर्क डन, तो वो क्या हो जाएगा? mg नीचे लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, और दोनों के बीच में एंगल 0 है, cos 0 1 हो जाएगा। तो कितना? 1000 इंटू cos 0 प्लस, और कौन सा वर्क डन होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो उसको ऐसे ले लो WF। ठीक है, वर्क डन हमें पता नहीं कितना है, क्योंकि हमें फोर्स ही नहीं पता। जो भी है, ये किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ क्या हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल कितनी है? ऊपर से ड्रॉप किया है, ऊपर से छोड़ा है। अच्छा, इनिशियल 0, फाइनल कितनी हो जाएगी? ½ mv²। मास कितना है भाई? मास 1 ग्राम, और 1 ग्राम को तुम kg में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और v² मतलब 20 का स्क्वायर 400, ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल कितनी है? इनिशियल बताओ। इनिशियल 0, क्योंकि ऊपर से छोड़ा था। ठीक है, रेस्ट से 0 कर लो सॉल्व। ये सब WF निकाल लो, m डाल दो, कितना है? m हो जाएगा 1/1000, 1 ग्राम है ना, इंटू g इंटू 1000, cos 0 1 हो गया, प्लस WF, ये कितना हो जाएगा? इसको कर लो, 1 2 कट गए, 2 से 2 कट गया, 0.2 आ गया, 0.2, और ये कितना आ गया? 1000 से 1000 कट गया, 10 आ गया, तो 10 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.2, 0.2 माइनस 10 कितना हो गया? ये -9.8 जूल। जूल जूल। अच्छा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है बताओ? जूल होती है ना? हाँ। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है वेक्टर? बताओ। हाँ, स्केलर। वर्क डन में कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर है। ये आ गया भाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया, एयर फ्रिक्शन। ऐसे करना ही है।